हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आप लोग फटाफट आ जाइए, अपने कापी और पेन को अपने पास रखिए और जल्दी जल्दी जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। हर दिन की तरीके से आज फिर आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन और आंसर लेकर के आया हूँ क्लास 8 विज्ञान धातु और अधातु से। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखेंगे वह कौन सी धातु है जो सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो आप देखेंगे पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो धातुएं जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। शुद्ध सोना कितने कैरेट वाला होता है? तो देखिए शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट वाला होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट वाला होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट वाला है? तो 24 कैरेट वाला सोना जो है एकदम शुद्ध पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्लों के साथ धातु की अपक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो अम्लों के साथ जो है धातु की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसे गुणधर्म वाले होते हैं? तो आधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से गुणधर्म के होते हैं? तो वे अम्लीय गुणधर्म के होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं? तो देखेंगे धातुएं अधिकतर रुपहली धूसर यानी ग्रे रंग की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं तन्य होती हैं, इससे क्या आशय है? धातुएं तन्य होती हैं, इससे क्या आशय है? तो देखेंगे धातुओं में तन्यता का आशय है खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं, यानी धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी इनको खींच करके जो है नए पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो जल पर तैरती हैं। तो दो ऐसी कौन सी धातु हैं जो जल पर में मतलब जो है तैरती हैं? तो पहला धातु है हमारा सोडियम, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? पोटेशियम, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है जबकि धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं? तो देखेंगे तो देखिए गैलियम Ga का गलनांक बहुत कम है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। तो कौन सी धातु है वो जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है? तो वो होता है गैलियम यानी Ga। अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक धातु तथा अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो देखेंगे एक अधातु हमारा क्या है? ब्रोमीन है, Br। दूसरा क्या है जो धातु है वो है पारा यानी Hg मरकरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः अधातुओं में चमक का अभाव होता है, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जिनमें चमक होती है। तो देखेंगे ऐसी कौन सी धातु है? तो एक है हमारा हीरा, एक हमारा हीरा है और दूसरा हमारा क्या है? आयोडीन है। ये ऐसी अधातुएं हैं जिनमें चमक होती है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखने, भंगुरता का गुण क्या है? तो देखेंगे आधातुओं को हथौड़े से पीटने पर वह टुकड़ों में बदल जाती है, इसे भंगुरता कहते हैं। यानी जो आधातुएं होते हैं उनको पीटने पर जो टुकड़े में उनका परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भंगुरता। इसके बाद तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो दैनिक जीवन में उपयोगी दो मिश्र धातु कौन कौन सी है? तो देखेंगे एक है हमारा स्टेनलेस स्टील है और दूसरा हमारा पीतल है, जो जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी धातु मलिन धातु को रेगमाल पत्र से रगड़ने पर क्या होता है? तो देखेंगे रेगमाल से रगड़ने पर धातु में चमक आ जाती है। अगर धातु रहेगा तो धातु में क्या आ जाएगा? चमक आ जाएगा। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप किसी धातु के टुकड़े को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? तो इसको देखेंगे हम लोग, क्या है इसका उत्तर? नहीं, अधिकांश वस्तुएं कठोर होती हैं जिससे उन्हें चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। तो क्या होता है इसका मतलब? जो धातुएं होती है, देखेंगे जो धातुएं होती हैं वो अधिकांशतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं।
जिससे उनको जो है आसानी से काटा नहीं जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का गलनांक बताइए। तो लोहे का गलनांक कितना है? 1593 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, घरों में तांबे तथा एल्युमिनियम के बर्तन मलिन क्यों दिखाई पड़ते हैं? मलिन मतलब गंदे। इसका क्या मतलब है? यानी जिनमें चमक ना हो। तो इसका मतलब है तांबा तथा एल्युमिनियम वायु की ऑक्सीजन से अपक्रिया कर कर कॉपर ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी कारण घरों में तांबे तथा एल्युमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? तो देखेंगे, आघात का अर्थ है पीटना तथा वर्धन का अर्थ है बढ़ना। अतः आघात वर्धनीयता का अर्थ है पीटने पर फैलना या बढ़ना। धातुओं के इसी गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चादर सीट बनाई जाती है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। हमारा मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र दो या दो से अधिक धातुओं से की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील। यानी फिर से देखेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील। यानी जिनमें जो है दो धातुओं को मिलाकर एक धातु बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ का गलनांक किसे कहते हैं? तो देखेंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक तथा अधातुओं का गलनांक प्रायः कम होते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? तो ये हो गया ख़त्म। तो आप समझ गए होंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक तथा अधातुओं के गलनांक प्रायः कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्यों? तो आप देखेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, पेंसिल के अंदर रहता है जो काला सा, जो हम लोग पेंसिल बच्चे जो चलाते हैं वो ग्रेफाइट होता है। तो इसको देखेंगे, ग्रेफाइट की संरचना से मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है? तो देखेंगे क्या है ऐसा जो नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में नहीं रखा जाता है। तो इसका क्या वजह है? तो देखेंगे, क्योंकि लोहा धातु है जो अम्लों से क्रिया करता है। नींबू का शरबत अम्लीय प्रकृति होने के कारण यह लोहे से क्रिया करके जहरीले तत्व बना देता है। इससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, अगर शरबत जो है लोहे से मिल जाएगा तो ये अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या बना देगा? ये जहरीला तत्व बना देगा, जिससे इसे खाने पर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, धातुओं के 4 उपयोग लिखिए। तो देखेंगे आप धातुओं के 4 उपयोग। पहला देखेंगे, सामान्यतः धातुओं का उपयोग भोजन पकाने तथा बर्तनों में किया जाता है क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो है ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, इसमें देखेंगे, घरों में वर्षा व धूप आदि से बचाव के लिए लोहे तथा एल्युमिनियम की चादरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा देखेंगे, तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों, रेडियो, फ्रिज, विद्युत वाहक तार के रूप में किया जाता है। और चौथा हमारा क्या है, आभूषण तथा सोने एवं चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं। यानी धातु से क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है, सोने और चांदी के सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा
आगे देखेंगे, पारा Hg का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। देखो पारा जैसा हमने बता दिया था कि ये भी एक धातु है जो लिक्विड में है, तो ये थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखिए। तो देखेंगे अंतर को देखेंगे, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जबकि अधातुएं अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं जबकि अधातुएं तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। इसके बाद हमारा है, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद केवल कुछ अत्यंत अपक्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाती हैं जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। इसके बाद हमारा चौथा है, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं जबकि अधातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। तो आशा करते हैं धातु और अधातु में जो है अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः धातुएं जल में डूब जाती हैं क्यों? तो उत्तर देखेंगे, सामान्यतः धातुएं भारी होती हैं तथा इनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। जब आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने साफ साफ देखा होगा, सब चीज़ जो है थ्योरिटिकल क्लास में बताया जाता है कि ये आप जानते हैं कि धातुओं का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण वो क्या होती हैं, जल में डूब जाती हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि, तथा कुछ धातुएं जिनका घनत्व जल से कम होता है वे पानी में तैरती रहती हैं, जैसे हमारा क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम। ये क्या है, ये जल में तैरती रहती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनिकता का गुण क्या है? तो देखेंगे, धातुओं की वस्तुएं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं तब यह ध्वनि निकलती है। अतः धातु ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। इस आधार पर धातुओं की ध्वनिकता का गुण कहते हैं। इसी आधार पर धातुओं को ध्वनिक कहते हैं तथा इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग ये भी आसानी से समझ गए होंगे। यानी जो धातुएं होती हैं जब वो आपस में उनको टकराया जाता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, ध्वनिकता का गुण कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखेंगे धातु किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक एवं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें धातु कहते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब इनका ये हुआ, जिसमें आप देखेंगे जिसमें धातुओं में धात्विक चमक पाया जाता है और धातुएं जो होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, तो और जिसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, ये सभी क्या होती हैं, तो धातुएं कहलाती हैं। तो धातुएं जैसे क्या है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है आदि, जिसमें जो है सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। वे पदार्थ जो दिखने में मलिन है तथा नरम है, हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी जो विद्युत के कुचालक होते हैं जिसमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है, और विद्युत के कुचालक होते हैं और दिखने में मलिन दिखते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो ये अधातु कहलाते हैं। जैसे आपका कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी अधातु हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी का भूपर्पटी पर धातुएं तथा अधातुओं को किन रूपों में पाया जाता है। तो देखेंगे, उत्तर देखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में कुछ धातुएं जैसे सोना तथा प्लेटिनम, कुछ अधातुएं जैसे सल्फर और हाइड्रोजन आदि स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जबकि अधिकांश धातुएं अधातुएं संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फर तथा सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज, ऑक्सीजन
तथा फास्फोरस आदि, ये इतने चीज़ जो है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, स्त्रियों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषणों तथा घरों में उपयोग में आने वाले बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? तो आप देखेंगे, उत्तर देखेंगे, क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों को बनाते समय मुख्य धातु के साथ साथ अन्य धातु या अधातु की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार इन्हें जंगरोधी बना दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं की जल से क्या अभिक्रिया होती है, फास्फोरस को जल में क्यों रखते हैं? तो उत्तर देखेंगे, सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अधातु जो वायु में सक्रिय हो जाते हैं उन्हें जल में रखते हैं, जैसे फास्फोरस एक काफ़ी सक्रिय अधातु है, उसे जल में रखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं से क्या आशय है, समझाइए, कैरेट क्या है? तो देखेंगे, जिन धातुओं पर वायु अम्ल क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा जो धातुएं बहुत कम अपक्रियाशील होती हैं उन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। यानी जिन धातुओं पर वायु अम्ल क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे धातुएं जो होती हैं कम अपक्रियाशील होती हैं, उन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। तो जैसे हमारा होता है, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है अतः आभूषण बनाते समय कुछ अन्य धातुओं को मिलाने पर यह 22 कैरेट अथवा 20 कैरेट कराया जाता है। इससे सोने की कठोरता बढ़ जाती है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन अपना, अधातुओं के उपयोग हैं। तो देखेंगे अधातुओं का क्या उपयोग है। पहला देखेंगे, गंधक का उपयोग औषधि बनाने में तथा बारूद व अम्ल बनाने में होता है। पेंसिल में शीशे के विकल्प में रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है और ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है, लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई पटाखों तथा जंतुनाशक रसायनों में किया जाता है। इसके बाद चौथा हमारा क्या है, प्राणवायु के रूप में हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अधातुओं के भी बहुत से गुण हैं। इसके बाद हमारा लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन, मकानों में बिजली की वायरिंग में तांबे के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, समझाइए। तो देखेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक है, इसमें ऊर्जा क्षति भी कम होती है। विद्युत वाहक तार कुचालक पदार्थ के आवरण से ढके रहते हैं। सुचालकता के आधार पर चांदी सबसे अधिक वैद्युत सुचालक है, किंतु यह धातु मूल्यवान है तथा इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इसके बाद आगे देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग इसका उपयोग नहीं कर सकता। तांबा सुचालकता में अच्छा है तथा अधिक महंगी धातु भी नहीं है, अतः सभी वर्ग के उपयोग करने में आसानी कर सकते हैं। यही घरों में बिजली के वायरिंग में लगाए जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप क्या क्या देखें, चांदी भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन महंगा जो है होने की वजह से ये आपको बिजली के तार में नहीं लगाया जाता है। बाकी इससे जो है आपके कम पैसे में तांबा आ जाता है, तो ये भी विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें धारा का प्रवाह भी होता है और इसके ऊपर आवरण भी चढ़ा दिया जाता है। चांदी हर किसी के बस की बात नहीं है, जबकि जो है इसमें विद्युत का संचार और बेहतरीन तरीके से होता है, तो इसलिए जो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।